ठीक है, तो साथ की साथ पूछते जाना, क्योंकि ये चैप्टर बेटा ऐसा है जिसको हम बाद के लिए नहीं छोड़ सकते। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे आने वाले तीनों चैप्टर। उसमें सबसे ज्यादा जो समझ में दिक्कत देता है थोड़ा सा, वो ये चैप्टर है, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, बाकी के दोनों चैप्टर बहुत इजी हैं समझने में। इस सीरीज के बाकी के दो चैप्टर समझने में बहुत इजी हैं, लेकिन ये जो एग्रीगेट डिमांड है, ये बच्चों की थोड़ी समझ में थोड़ा कम सा आता है। तो जिसको भी जरा सा भी लगे कि नहीं सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, तुरंत पूछ लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से ही। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो याद रखना, एग्रीगेट डिमांड को हम शॉर्ट में बोलते हैं एडी। सबसे पहला क्वेश्चन, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ओके, चलिए, एडी एंड इट्स कंपोनेंट। तो एडी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं बेटा? एडी को हम शॉर्ट में सॉरी एडी हम बोल देते हैं शॉर्ट में, वैसे हम इसको क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। देखो, एक पॉइंट में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक पॉइंट में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या है वो पॉइंट? वो है ये वाला पॉइंट, एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का मतलब होता है बेटा टोटल। ठीक है, टोटल। और डिमांड का मतलब आपको पता है, डिमांड। बस, मतलब एक इकोनॉमी की टोटल डिमांड। ठीक है, टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेक्टर्स, बाय ऑल द सेक्टर्स। एक इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो सारे मिलकर, या जितने भी सेक्टर हैं वो सारे मिलकर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने वाले हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सॉरी एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि पूरा एक साल का टाइम। ठीक है, तो पूरे एक साल के टाइम पीरियड में आप जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने वाले हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो इकोनॉमी में ये बंदा है जिसको हम बोलेंगे कंज्यूमर। अच्छा, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कि ये जितना भी सामान खरीदेगा, ये अपने घर के लिए खरीदेगा। तो एक आदमी अपने घर के लिए जितना भी सामान खरीदेगा, वो कहलाता है कंज्यूमर। और उस सामान को खरीदने पर वो जितना भी खर्चा करेगा, उसको हम बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो सपोज करो 2,000 रुपए की टीवी है एक, सॉरी 2,000 रुपए की एक टीवी है, प्राइस 2,000 है, और ये सारे कंज्यूमर, इकोनॉमी के सारे कंज्यूमर मान लो 10 है, तो कितनी टीवी ले गए वो घर? 10। यानी कि सारे कंज्यूमर्स ने मिलके कितने रुपए का खर्चा किया? 20,000 का। तो हमारा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया कंज्यूमर्स का टीवी खरीदने का, वो हो गया 20,000। इसके बाद मान लो ये है बंदा दूसरा, ये है बेटा प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जितने भी खर्चे करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब प्रोड्यूसर किस चीज पर खर्चा करेगा? मान लो इसने एक मशीन खरीदी अपने बिजनेस के लिए, मशीन खरीदी, और वो मशीन आई 5,000 की, तो सारे प्रोड्यूसर्स ने मिलकर मान लो 5,000 की मशीन खरीदी। क्लियर? चलिए, तो यहां तो आ गई बेटा टीवी की डिमांड, कंज्यूमर ने जो खरीदी। यहां आ गई मशीन की डिमांड। इसके बाद बेटा जो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है, वो होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, तो मान लो गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए गेहूं खरीदा, वीट, गरीबों में बांटने के लिए, तो ये हो गया बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये जो गवर्नमेंट ने वीट खरीदा, ये मान लो खरीदा 8,000 का। ठीक है, तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके बाद कौन बचा? इसके बाद बचा बेटा बाहर वाले। बाहर वाले मतलब फॉरेनर्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो भी तो हमसे सामान खरीदते हैं। तो जब फॉरेनर्स हमसे सामान खरीदेंगे,
उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। क्लियर? तो मान लो मैंने फॉरेनर्स को 5,000 का सामान बेच दिया, 5,000 का मैंने उनको एक्सपोर्ट कर दिया, जो कि बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट। अभी बताऊंगा नेट एक्सपोर्ट का मतलब भी। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ, टोटल डिमांड बाय ऑल द सेक्टर्स। तो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000। आगे बात समझ में? यानी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है बेटा? एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ कंज्यूमर का खर्चा प्लस प्रोड्यूसर का खर्चा प्लस गवर्नमेंट का खर्चा प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को हम लिखते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सी का मतलब होता है बेटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं। आई का मतलब होता है बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो प्रोड्यूसर ने किया। जी का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्स माइनस एम का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसका मतलब होता है बेटा नेट एक्सपोर्ट। और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाहर के लोगों ने हमसे जो सामान खरीदा। क्लियर? तो ये होता है एग्रीगेट डिमांड। और ये सब क्या है? सी, आई, जी, एक्स माइनस एम, ये सब है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड याद रखना, ठीक है? एग्रीगेट डिमांड, ये सब बेटा कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज और सुन लो, ये सारी चीजें एक्स एंटे पर होती है। एक्स एंटे मतलब क्या है? एक्स एंटे का देखो बेटा, वो आपसे कहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एंटे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब जितनी भी हमने एडी में चीजें अभी पढ़ी, कंज्यूमर का खर्चा, वो आपसे कहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो आपसे कहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एंटे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वो आपसे कहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एंटे नेट एक्सपोर्ट। तो बेटा याद रखना, एक्स एंटे वर्ड का मतलब होता है प्लान्ड। ऐसा खर्चा जो कंज्यूमर प्लान कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्स एंटे एक्सपेंडिचर। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्लान्ड इन्वेस्टमेंट या एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। ऐसा खर्चा जिसको गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो कहलाता है एक्स एंटे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लान कर रहा है वो कहलाता है प्लान्ड नेट एक्सपोर्ट। इज दैट क्लियर? तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है जो हम प्लान करेंगे कि हम चल बहुत सड़ी के चूतिया करेंगे वो कहलाता है एक्स एंटे। ठीक है? कौन है मादरचोद? बस आ गया, इसी की कमी थी। चल बहुत सड़ी के बेटा रुकना जरा, एक सेकंड। पता नहीं अभी पता। हाँ बेटा, अरे यार पूरी स्लाइड ही गायब हो गई। दिख रहा है सबको स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। कोई नहीं, कोई नहीं, आते हैं, झेलने पड़ते हैं, क्या करें। ये है कि ऐसे टाइम पे ना जो हमारे दोस्त होते हैं वो काम आते हैं। चलो ठीक है। नाउ हाँ बेटा, तो मैं क्या बता रहा था, एक्स एंटे हो गया था, राइट? अब हम बात करेंगे एक्स पोस्ट की। अच्छा, एक्स पोस्ट का जो मतलब होता है, एक्स पोस्ट का सीधा सीधा मतलब होता है एक्चुअल। एक्स पोस्ट का क्या मतलब होता है? एक्चुअल। जैसे मैं बताता हूं, उसने कहा एक्स एंटे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो जितना भी खर्चा कंज्यूमर प्लान कर रहा है उसको हम बोलते हैं, खुशी गेट बंद कर बेटा, जितना भी खर्चा कंज्यूमर प्लान कर रहा है उसको हम बोलते हैं एक्स एंटे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर बोला जाए एक्स पोस्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसको हम बोलेंगे
जितना भी खर्चा कंज्यूमर एक्चुअल में कर रहा है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये, अगर एक्स एंटे लगे तो वो प्लान्ड है, और अगर एक्स पोस्ट लगे तो वो बेटा वो एक्चुअल खर्चा है। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। आई होप कि सबको एग्रीगेट डिमांड समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबको एग्रीगेट डिमांड समझ में आ गया, नहीं आया, क्या होता है? चलो ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शेड्यूल एंड डायग्राम ऑफ एग्रीगेट डिमांड? ठीक है, व्हाट इज द शेड्यूल एंड डायग्राम ऑफ एग्रीगेट डिमांड? ओके, नाउ जब भी बेटा हम शेड्यूल बनाएंगे, जब भी हम शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल का मतलब है एग्रीगेट डिमांड की, जब हम वो बनाएंगे, पूरी की पूरी टेबल बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम देखो प्लीज, मेरा ना पूरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, मतलब पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरा ध्यान उसी बंदे की तरफ है। तो आप जो भी भाई साहब हैं या जिन्होंने भी ये आईडी किसी और को भेजी है, मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। मैं इसको बंद कर दूंगा, मैं बोल दूंगा बेटा सारे बैचेस खत्म, सिलेबस मैंने तुम्हें करा ही दिया है, तो भी कुछ नहीं है, तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही शौक है मेरा नंबर ले ले, मुझे कॉल कर ले। ठीक है, बच्चे हो अभी, तुम्हें नहीं पता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इन चीजों के, बट ठीक है। चलो, शेड्यूल, शेड्यूल एंड डायग्राम ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो बेटा हमको कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ती हैं शेड्यूल बनाने से पहले। ठीक है, पहली अजम्पशन कि मेरी इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है बेटा कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, वो बताया कंज्यूमर का खर्चा, प्रोड्यूसर का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन कभी कभी एग्रीगेट डिमांड का आपने जो फॉर्मूला देखा होगा न्यूमेरिकल्स में, वो सी प्लस आई देखा होगा, यही तो देखा होगा, सी प्लस आई केवल। तो ऐसा कैसे हो गया कि एग्रीगेट डिमांड सी आई जी एक्स माइनस एम होता है, लेकिन जी और एक्स माइनस एम कहां चले गए? तो देखो, पहली अजम्पशन हम ये मानते हैं कि मेरी इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी है, तो क्लोज इकोनॉमी की वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चले गए। भाई जब मैंने अज्यूम ही कर लिया कि मेरी इकोनॉमी में कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, क्लोज इकोनॉमी का मतलब ये है। अच्छा, दूसरी एजम्पशन जो मैं लेता हूं वो ये लेता हूं, विदाउट गवर्नमेंट, मेरी इकोनॉमी में कोई भी गवर्नमेंट भी नहीं है। तो इन दो एजम्पशंस के कारण ही एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है बेटा सी प्लस आई। इज दैट क्लियर? और तीसरी एजम्पशन मैं ये लेता हूं कि मैं जो भी शेड्यूल बनाऊंगा वो शॉर्ट रन पीरियड में बनाऊंगा। अब ये शॉर्ट रन पीरियड का क्या फायदा है, क्या होता है, वो अगले उसमें देखेंगे। तो फिलहाल हमें पता चल गया कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला सी प्लस आई कैसे बना। तो दो एजम्पशंस की वजह से, क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट, इन दो की वजह से गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हट जाता है, एड इक्वल टू सी प्लस आई बचता है। अब देखिए कैसे शेड्यूल बनेगा। तो बेटा शेड्यूल बनाते समय हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं इनकम। अच्छा, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, याद रखना। इनकम लिखी मैंने 0, 20, 40, 60, 80। क्यों लिखी, कैसे लिखी, कुछ नहीं, मैंने मान लिया। क्लियर? अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड नन्नी, ये समझ में नहीं आया कि एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई क्यों लिया? एडी का फॉर्मूला सर एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई क्यों लिया ये नहीं समझ आया। देखो, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला वैसे तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है,
लेकिन अब मुझे थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन इजी करनी है, बस इसलिए मैं क्या करता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि मेरी इकोनॉमी किसी भी बाहर के कंट्री के साथ व्यापार नहीं कर रही है। तो जब बाहर के किसी भी कंट्री के साथ व्यापार नहीं करेगी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हट जाएगा। दूसरा एज्यूम कर लेता हूं कि मेरी इकोनॉमी में कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो जी भी हट जाएगा। बस ऐसे हटाया है, ठीक है, एज्यूम है ये और कुछ नहीं। Okay, sir. तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं बेटा, इनकम, दैट इज 0, 20, 40, 60, 80। इसके बाद हम मानते हैं कंजप्शन। अच्छा, ये सब कुछ मैं मान रहा हूं, ठीक है, और ये वाला जो शेड्यूल मैं बनाऊं, ये आगे तीनों चैप्टर्स में 15 बार आएगा और तीनों चैप्टर्स के लिए इसको फिक्स कर लेना। क्लियर? तो कंजप्शन, क्या जीरो इनकम पर कंजप्शन जीरो होगा? नहीं होगा। जीरो इनकम पर कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो जीरो इनकम पर कंजप्शन कितना हो गया? 20 हो गया। अच्छा, 20 इनकम हुई तो कंजप्शन, भाई जब इनकम आपकी बढ़ी है तो आपका खर्चा भी तो बढ़ेगा। तो 20 इनकम बढ़ गई तो खर्चा 40 हो जाएगा? नहीं बेटा, याद रखना, खर्चा 40 नहीं होगा, खर्चा आपका होगा कितना? 30, 30। क्यों सर? इनकम तो 20 बढ़ी है, खर्चा 10 क्यों बढ़ा है? देखो बेटा, मिस्टर ए कमाकर लाए 50,000 रुपए इनकम, तो क्या ये पूरे 50,000 खर्च कर देंगे? नहीं, कुछ पैसा सेव करेंगे। इसलिए इनकम जितनी बढ़ी, कंजप्शन उससे कम बढ़ा। कंजप्शन कितना बढ़ा? 10 बढ़ा केवल, राइट? फिर इनकम कितनी बढ़ी? 20। फिर कंजप्शन 10 बढ़ा। फिर इनकम कितनी बढ़ी? 20। फिर कंजप्शन 10 बढ़ा। फिर इनकम कितनी बढ़ी? 20। फिर कंजप्शन 10। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है मेरा? देखो, ये चीज याद कर लो कि शेड्यूल कैसे बनेगा। 0, 20, 40, 60, 80। कंजप्शन 20, 30, 40, 50, 60। याद कर लो बेटा इसको। क्या कह रहा हूं मैं? इनकम 0, 20, 40, 60, 80। आगे अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है तो बेटा आपको ये याद ही करनी पड़ेगी अभी के लिए। तो दोबारा सुनो एक बार और। इनकम कितनी? 0, 20, 40, 60, 80। 20-20 करके बढ़ेगी। कंजप्शन 20, 30, 40, 50, 60। 10-10 करके बढ़ेगा। याद हो गया सबको? इनकम 0, 20, 40, 60, 80, कंजप्शन 20, 30, 40, 50, 60। जल्दी बताओ, याद हुआ? शेड्यूल तभी आएगा बेटा समझ में। हो गया, ठीक है। नाउ आई, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा होता है कांस्टेंट। सर ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट क्यों है? देखो मैं बताऊं, ये है उसका रीजन, शॉर्ट रन पीरियड। हम अपने यहाँ क्या एज्यूम कर लेते हैं? शॉर्ट रन पीरियड। और शॉर्ट रन पीरियड में कभी भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज नहीं होता। इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, सी प्लस आई, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा 30, 40, 50, 60, 70। सर शेड्यूल समझ में नहीं आया। सर दोबारा बता दो। क्या? कुछ नहीं बेटा, सिंपल, मैंने बोला याद कर लो। इनकम 0, 20, 40, 60, 80। आगे का हर टॉपिक इससे क्लियर हो जाएगा अगर ये तुमने याद कर लिया। कंजप्शन कितना? 20, 30, 40, 50, 60। इन्वेस्टमेंट कितना? 10, 10, 10, 10 और 10। दोनों को ऐड कर दो, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा कितना? 30, 40, 50, 60 एंड 70। करेक्ट? बताओ शेड्यूल में कोई दिक्कत? जल्दी बोल दो, शेड्यूल समझ में नहीं आया?
तो बेटा याद कर लो, बस अभी के लिए प्लीज याद कर लो इसको। 0 आ 20 गया 40 सर। 60 80 20 30 40 50 60 10 10 10 10 10। आ गया। ओके गुड। चलिए अब इससे बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा याद रखना बेटा इनकम आती है। तो इनकम कितनी है? 0 20 40 60 और 80। कंजप्शन कितना है? और वाई एक्सिस पे बेटा ये तीनों आते हैं, सी भी आएगा, आई भी आएगा और एडी भी आएगा। जब भी आप एग्जाम में डायग्राम बना के आओ तो बेटा ये जो आप डिनोट करोगे, एक्स पे क्या आ रहा है, वाई पे क्या आ रहा है, वो जरूर डिनोट करना। ओके, तो हम यहाँ ले लेते हैं 10 10 का गैप, 10 20 30 40 50 60 70। सबसे पहले इनकम के साथ कंजप्शन को डालते हैं। तो कंजप्शन को मैं डाल रहा हूं ग्रीन लाइन से। तो 0 पे कंजप्शन कितना है? अगर इनकम 0 तो कंजप्शन कितना? 20। ये पहला पॉइंट। इनकम 20 तो कंजप्शन कितना? 30। इनकम 40 तो कंजप्शन कितना? 40। इनकम 60 तो कंजप्शन कितना? 50। इनकम 80 तो कंजप्शन कितना? 60। इधर से 60। तो इस लाइन को जब आप जोड़ दोगे तो दिस इज योर कंजप्शन लाइन। इज दैट क्लियर? कंजप्शन क्या होता है, कैसे मैंने बनाया भाई? 0 पे 20, 20 पे 30। तो 0 पे 20, 20 पे 30, 40 पे 40, 60 पे 50 और 80 पे 60। ये है कंजप्शन। अब कंजप्शन के बाद कौन सी लाइन? हाँ ठीक है, ये वाली ले लेते हैं, ब्लू। ब्लू लाइन से मैं डाल रहा हूं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट देखो, 0 इनकम पे इन्वेस्टमेंट 10, 0 पे 10, 20 पे 10, 40 पे 10, 60 पे 10 और 80 पे 10। दिस इज माय इन्वेस्टमेंट आई। और इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 20 और 10 30। तो 20 और 10 30। इसको हम ले लेते हैं ब्लैक लाइन से। ये तो 0 पे एग्रीगेट डिमांड हो गई 30, 20 पे एग्रीगेट डिमांड हो गई 40। देखो इन दोनों का टोटल होके आ रहा है ऊपर, इन दोनों का टोटल होके, सी और आई का टोटल ऊपर। सी था हमारा 30 और आई था 10, तो 40। 40 फिर 40 पे 50, 50 आ गया यहाँ। फिर 60 पे 60 और फिर 80 पे 70। ठीक है, और इन सारे पॉइंट्स को ऐड कर दो। दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड, दैट इज सी प्लस आई। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? नो क्लियर हो गया। हम्म, एक तो रमेश जोगी भाई यार, तू मेरा नंबर ही लिख ले एक बार, बात कर लेते हैं, चल जो भी है। हैं? हाँ भाई, समझ गए? कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लो कैसे बनाया मैंने। इनकम 0 20 40 60 80। ठीक है, कंजप्शन 20 30। रट जाना चाहिए बेटा ये, तभी मैं आगे पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आगे ये सारी चीजें ना तुम्हें रट जानी चाहिए कि ये ऐसे ऐसे आता है। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा 30 40 50 60 70। देखो एग्जाम में आपको डायग्राम कैसे बनाना है? सर ऐसे बनाना है? नहीं,
ऐसे नहीं बनाना। आपको एग्जाम में डायग्राम डायरेक्ट ऐसे बनाना है, दिस इज आई, दिस इज सी, और इन दोनों को ऐड करके, सी और आई को ऐड करके, दिस इज एग्रीगेट डिमांड। सिंपल ऐसे डायग्राम बनाना है, प्लॉट पुट नहीं करने हैं, नंबर्स ध्यान रखना, नंबर्स पुट मत करना, ठीक है। तो सी और आई को प्लस कर दिया, एग्रीगेट डिमांड आ गया, यहां सी, आई और एडी, और यहां आती है हमारी इनकम, ठीक है। कोई दिक्कत? अब मुझे ये बताओ, डायग्राम में कोई दिक्कत या शेड्यूल में कोई दिक्कत? फटाफट बता दो, आ गया समझ में बेटा? ठीक है, चलो, यस सर। ओके। तो ये हमारा शेड्यूल हो गया, ये हमारा डायग्राम। अब देखो, इससे आगे तुम सब कुछ अपने आप समझते चले जाओगे। जैसे अगला टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है बेटा? कुछ नहीं है, जहां ये फंक्शन वर्ड मिल जाए ना, समझ लो वो आपसे पूछ रहा है कि अगर इनकम चेंज होगी तो कंजप्शन कैसे चेंज होगा, ठीक है। अगर इनकम चेंज होगी तो कंजप्शन कैसे चेंज होगा। अगर वैसे इसको डेफिनेशन बताऊं इसकी, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द फंक्शनल रिलेशन, इट इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड income. Clear? How consumption change? How consumption change if income change? ये होता है कंजप्शन फंक्शन। मतलब देखो, समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा अगर तुम्हें शेड्यूल आ गया है तो। इनकम क्या थी हमारी? 0, 20, 40, 60, 80। कंजप्शन क्या था हमारा? 20, 30, 40, 50, 60। पहला फंक्शन, पहला फंक्शन क्या कह रहा है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, ये तो बच्चों वाला है, ये सबको पता है पहला फंक्शन, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, कि y बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा और y घटेगा तो कंजप्शन घटेगा। ये बच्चों वाला है बेटा, ये हम सबको पता है। अगर मेरे पास पैसा बढ़ता जाएगा 0, 20, 40, 60, 80, तो मेरा कंजप्शन भी बढ़ता चला जाएगा, 20, 30, 40, 50, 60। दूसरा फंक्शन कि कंजप्शन एट जीरो इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। कंजप्शन एट जीरो इनकम इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन, कि जो जीरो इनकम पर कंजप्शन होगा बेटा, उसका नाम होगा ऑटोनोमस कंजप्शन। मतलब ये वाला जो कंजप्शन है ना, ठीक है, दूसरे कलर से कर देता हूं, ये वाला जो कंजप्शन है ना बेटा, ये होता है ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ऑटोनोमस कंजप्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज 20। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझो कि जीरो इनकम पर जो कंजप्शन है, ये है ऑटोनोमस कंजप्शन। अगर वो आपसे पूछता है, हाँ कोई बात नहीं, अभी दोबारा बता रहा हूं बेटा, अभी खत्म नहीं किया, रुक जाओ। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है सर? ऑटोनोमस कंजप्शन, आपकी इनकम जीरो है, आपकी इनकम जीरो है, उसके सामने जो कंजप्शन है वो ऑटोनोमस कंजप्शन है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो इस शेड्यूल में ऑटोनोमस कंजप्शन क्या हो गया? इस शेड्यूल में ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया 20। जीरो इनकम के सामने जो भी कंजप्शन दिखेगा वो ऑटोनोमस कंजप्शन होगा। एक चीज तो मैंने ये बताई। दूसरी चीज मैंने ये बताई कि इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, 0, 20, 40, 60, 80, वैसे वैसे आपका कंजप्शन भी बढ़ेगा। तो पॉजिटिव रिलेशन है इनकम और कंजप्शन में। ठीक है सिद्धांत? यस उसके सर। बाद तीसरा रिलेशन क्या कह रहा है?
तीसरा रिलेशन क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज इन इनकम, लास्ट है बेटा ये, द रेट ऑफ चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम is always greater than rate of change in consumption, rate of change in consumption. इनकम का जो बढ़ने का रेट है वो कंजप्शन के बढ़ने के रेट से हमेशा ज्यादा होगा। मतलब इनकम 20-20 करके बढ़ रही है तो कंजप्शन 10-10 करके बढ़ रहा है। देखो ऐसा क्यों कि चेंज इन इनकम तो 20 है लेकिन चेंज इन कंजप्शन मात्र 10 है, तो बाकी के 10 रुपए कहाँ गए? तो बेटा रीजन आएगा बिकॉज ऑफ सेविंग, क्योंकि जितना पैसा बढ़ता है हम पूरा पैसा खर्च नहीं करते, हम थोड़ा बहुत पैसा सेव कर लेते हैं। इसलिए जिस रेट से इनकम बढ़ती है कंजप्शन कभी भी उस रेट से नहीं बढ़ता। इज दैट क्लियर? हाँ, एक बार और समझाता हूं। देखो पहला, इनकम में और कंजप्शन में पॉजिटिव रिलेशन। दूसरा, जीरो इनकम पर जो कंजप्शन होगा वो ऑटोनोमस कंजप्शन। और तीसरा कि इनकम 20-20 करके चेंज हो रही है, 20-40-60-80, लेकिन कंजप्शन 10-10 करके चेंज होगा क्योंकि बाकी के 10 रुपए बंदा सेव कर लेगा। सेव। तो देखिए जरा, याद रखना इनकम आएगी एक्स एक्सिस पर जब आप डायग्राम बनाओगे इसका, और आपका कंजप्शन आएगा वाई एक्सिस पर। बेटा कंजप्शन इक्वल टू 20 ऑटोनोमस कंजप्शन है। नाउ ये आ गई बेटा हमारी इनकम की लाइन, और ये हमेशा 45 डिग्री की होती है। इनकम का कर्व कैसा बनेगा? हमेशा 45 डिग्री, और ये इसको काटते हुए जाएगा कंजप्शन का कर्व। दोनों जहां इक्वल होंगे वो कहलाता है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहलाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां इनकम और कंजप्शन बराबर होते हैं। ये 40 इज इक्वल टू 40, ये है बेटा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, दिखाता हूं, रुको। ये है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। अब एक चीज गौर से देखना, अगर ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जा रहा हूं मैं, यहां इन दोनों पॉइंट्स पर, तो देखो कंजप्शन ज्यादा इनकम कम, कंजप्शन ज्यादा इनकम कम। इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट के बाद इनकम ज्यादा कंजप्शन कम, इनकम ज्यादा कंजप्शन कम। तो देखो यहां भी शुरुआत में इनकम कम और कंजप्शन ज्यादा, फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम बराबर कंजप्शन, और फिर इनकम ज्यादा और कंजप्शन कम। तो इस तरीके से डायग्राम बनता है। क्लियर? कंजप्शन फंक्शन नहीं है क्लियर तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, और इसको एक दो बार रिपीट करोगे ना रिकॉर्डिंग को, तब अच्छे से समझ में आएगा ये। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन समझने से पहले सेविंग का फॉर्मूला समझ लो। देखो इनकम को दो जगह यूज किया जा सकता है, या तो उसको खर्च किया जा सकता है या फिर उसको सेव किया जा सकता है। यानी कि इनकम का फॉर्मूला होता है कंजप्शन प्लस सेविंग्स। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेविंग का फॉर्मूला होगा इनकम माइनस कंजप्शन, इनकम माइनस कंजप्शन, ये होगा बेटा सेविंग का फॉर्मूला। भाई सेविंग इधर आ गई, इनकम इधर आ गई। चलिए, तो क्या होती है सेविंग फंक्शन की डेफिनेशन? वही फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। इनकम और सेविंग के बीच का रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन। बेटा इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में कराऊंगा, आधा आज कराऊंगा आधा कल,
और आज जितना मैंने करा दिया है ना, यहां तक के क्वेश्चन भेजूंगा मैं तुम्हें, तो पहले वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से कर लेना, तब तुम्हें अगला टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। कैसे? देखो, इनकम 0, 20, 40, 60, 80, मैंने शुरू में ही बोला था सब कुछ बेटा इसी से निकलेगा। कंजप्शन 20, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गया हमारा कंजप्शन। तो सेविंग क्या होगी? इनकम माइनस कंजप्शन, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 0 में से 20 माइनस करोगे तो बेटा -20, 20 में से 30 माइनस करोगे तो बेटा -10, 40 में से 40 माइनस करोगे तो बेटा 0, 60 में से 50 माइनस करोगे तो बेटा 10, और 80 में से 60 माइनस करोगे तो बेटा 20। मतलब देखो मैं बता रहा हूं, मतलब ये कि मेरे पास 20 रुपए थे, वो सॉरी, मेरे पास एक भी रुपया नहीं था और मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए। इसका मतलब मैंने उधार लेके खर्च किए। मेरे पास 20 रुपए थे लेकिन मैंने खर्च कर दिए 30। कंजप्शन ज्यादा इनकम कम, तो सेविंग अब भी नेगेटिव। मेरे पास 40 रुपए थे, मैंने पूरे 40 खर्च कर दिए, तो सेविंग 0। मेरे पास 60 रुपए थे, मैंने 50 खर्च किए, तो सेविंग पॉजिटिव का 10। मेरे पास 80 रुपए थे, मैंने 60 खर्च कर दिए, तो सेविंग 20। यानी कि देखो, एक 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 बहुत अच्छी अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो बेटा, अभी मैंने कंजप्शन कर्व कैसे बनाया था? ये हमारी इनकम की लाइन कितने डिग्री? 45 डिग्री। और ये हमारा कंजप्शन का कर्व। क्योंकि देखो, शुरुआत में क्या होता है? कंजप्शन ज्यादा होता है और इनकम कम होती है। कंजप्शन का कर्व ऊपर, इनकम का नीचे। फिर उसके बाद इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाता है, ये वाला पॉइंट। और उसके बाद इनकम ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और कंजप्शन कम हो जाता है। तो इनकम ज्यादा हो गई, कंजप्शन कम हो गया। क्लियर? नाउ अब इसी के सामने सेविंग देखो, सेविंग का क्या हो रहा है? -20 -10, मतलब जब कंजप्शन ज्यादा और इनकम कम है, तो इस पॉइंट से नीचे नीचे हमारी सेविंग जो होगी वो नेगेटिव होगी। जब इनकम और कंजप्शन बराबर है, वहां पर हमारी सेविंग 0 होगी। और जैसे ही हमारा इन ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कंजप्शन की एक्स एक्सिस है, ये कंजप्शन की वाई एक्सिस है, ठीक है। और जैसे ही हमारे इनकम ज्यादा हुई और कंजप्शन कम हुआ, तो हमारी सेविंग क्या हो गई? पॉजिटिव। तो सेविंग का कर्व बेटा इस तरीके से बनता है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। बेटा कोई दिक्कत है इसमें डायग्राम में? No, sir. सेविंग का डायग्राम, ये देखो, ये नेगेटिव, क्योंकि इनकम कम है और कंजप्शन ज्यादा है। तो देखो, इनकम कम कंजप्शन ज्यादा, तो सेविंग इसके नीचे नेगेटिव। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखो, 40 बराबर 40, यानी कि इनकम और कंजप्शन बराबर, तो सेविंग देखो 0 हो गई। ये वाले दोनों पॉइंट देखो, इनकम ज्यादा कंजप्शन कम, तो सेविंग हो गई हमारी पॉजिटिव। तो इनकम ज्यादा कंजप्शन कम, तो इसके नीचे सेविंग हो गई हमारी पॉजिटिव। क्लियर? हाँ हाँ, यही डेरिवेशन हो गया। अभी डेरिवेशन वैसे अलग से भी कराऊंगा, लेकिन एक तरीके से डेरिवेशन भी यही हो गया। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन दूंगा, प्लीज बेटा आज इसके क्वेश्चन जरूर कर लेना, ताकि कल जब हम ये टॉपिक करने बैठे तो तुम्हें कुछ भी ऐसा ना हो जो तुम्हें समझ में ना आया हो। ठीक है, और एक बार रिवाइज करके, कल फिर से रिवाइज करके तब आगे और पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ? अब इसके वो समझ लो पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स लिख देता हूं मैं, एक सेकेंड। चलो
डायग्राम मैंने हटा दिया है क्योंकि आप लोगों की समझ में आ गया है, और बनाना हो तो एक बार रिवाइंड कर लेना वीडियो, तब बना लेना। ओके, चल नाउ पहला रिलेशन क्या कहता है? पहला रिलेशन बिल्कुल सेम है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। आपकी जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी सेविंग बढ़ेगी, और जितनी इनकम कम होगी उतनी सेविंग कम होगी। हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा कि सेविंग एट जीरो इनकम, सेविंग एट जीरो इनकम इज ऑटोनोमस सेविंग। जीरो इनकम की सेविंग को हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस सेविंग। यानी कि देखो, जीरो इनकम का कंजप्शन ऑटोनोमस कंजप्शन, और जीरो इनकम की सेविंग ऑटोनोमस सेविंग, और डिनोट करते हैं माइनस एस बार इज इक्वल टू -20। ठीक है। इसके बाद तीसरा, सेविंग कैन नेवर बी ग्रेटर देन इनकम, सेविंग कैन नेवर बी इक्वल और ग्रेटर देन इनकम। सेविंग कभी भी इनकम के बराबर नहीं होगी, ना उससे ज्यादा होगी। रीजन सुन लो क्यों। देखो बेटा, इनकम का फॉर्मूला क्या है? कंज्यूम करो या फिर सेव करो। अब मान लो मैंने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए ही सेव हो गए, मतलब इनकम और सेविंग बराबर हो गई, इसका मतलब मेरा कंजप्शन क्या हो गया? जीरो। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूरी इकोनॉमी में कोई भी बंदा कुछ ना खरीदे? ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। इसलिए कंजप्शन हमेशा प्रेजेंट रहेगा, जिससे सेविंग जो है वो 90 रहेगी। जैसे कंजप्शन 10 है, 100 की इनकम थी तो सेविंग 90, यानी कि इनकम से हमेशा कम रहेगी। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज कंजप्शन विल नेवर बी जीरो, कंजप्शन कभी जीरो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? दोबारा से देख लो क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा और उसके कंपोनेंट पढ़े। केवल 3 टॉपिक पढ़े हैं, एंड आई विश कि सारे बच्चे ये तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ के आओगे। एडी एंड कंपोनेंट पढ़ा, उसके बाद शेड्यूल की एजम्पशन पढ़ी, कि क्लोज इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट, जिस वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हट जाएगा, गवर्नमेंट हट जाएगा, एडी का फॉर्मूला बचेगा केवल C+I। उसके बाद हमने एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल बनाना सीखा, जो हमने लिटरली रटा है, और ये बेटा रटा ही जाता है कि 0 20 40 60 80 कंजप्शन 20 30 40 50 60, ये और ये इन दोनों को ऐड करके हमारा एग्रीगेट डिमांड आ गया। इसके बाद हमने पढ़ा कंजप्शन फंक्शन, और उसके बाद हमने पढ़ा सेविंग फंक्शन। क्लियर? मात्र और मात्र 4 चीजें पढ़ी हैं आज हम। ठीक है, एक चीज और पढ़ लो बस, एक चीज ये पढ़ लो कि इनकम का कर्व जो है वो कैसे बनता है। अब इसमें बेटा 4 सवाल है एक ही क्वेश्चन में। व्हाट इज इनकम कर्व, व्हाट इज 45 डिग्री कर्व, 45 डिग्री कर्व क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है, नहीं लालिमा नहीं लेंगे, 10 से ज्यादा नहीं लेंगे। थ्योरी जब आप करोगे 10 से ज्यादा मत लेना। मैं फिर कह रहा हूं, कोई दिमाग मत चलाओ बेटा। इन्वेस्टमेंट 10 को मान लो, ये रट लो ये वाला शेड्यूल, तो 10 से ज्यादा थ्योरी के टाइम पे नहीं। न्यूमेरिकल में वो आपको कुछ भी दे रखा है, दे सकता है। इनकम कर्व, 45 डिग्री कर्व, या एग्रीगेट सप्लाई कर्व, क्या ये तीनों चीजें एक ही हैं? हाँ बेटा, ये तीनों चीजें एक ही हैं। सुन लो जरा। देखो, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है टोटल, टोटल बेटा 1 मिनट होल्ड करना जरा, है ना।
चलो, तो बेटा एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन, हाँ, टोटल प्रोडक्शन बाय सेलर्स। जितने भी सेलर हैं उनका टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। अब एक बात समझना, अगर पूरी इकोनॉमी में, मतलब मान लो ये पूरा इंडिया है, इस पूरे इंडिया में एक भी बंदे ने प्रोडक्शन नहीं किया, सबने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी, तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी? जीरो। तो बताओ लोगों को इनकम कितनी मिलेगी? जल्दी बताओ। सारी फैक्ट्रियां बंद है, सारे काम बंद है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बन रहा, तो बताओ लोगों को इनकम कितनी मिलेगी? जीरो। कमेंट करो जल्दी। जीरो, जीरो, जीरो। जीरो। ठीक है, गुड, समझ गए। अगर एग्रीगेट सप्लाई जीरो है तो लोगों की इनकम भी कितनी होगी? जीरो। अगर लोगों ने 20,000 के गुड्स एंड सर्विसेज बनाए तो उनकी इनकम भी कितनी होगी? 20,000। अगर 40,000 के बनाए तो इनकम भी कितनी होगी? 40,000। 60,000 के बनाए तो इनकम भी कितनी होगी? 60,000, सॉरी 60,000। अगर 80,000 के बनाए तो इनकम भी कितनी होगी? 80,000। इज दैट क्लियर? इसका मतलब साफ पता चल गया आप लोगों को कि एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम। तो जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, मतलब अब मैं ये कह सकता हूं, चाहे इनकम का डायग्राम बना लो चाहे एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम बना लो, एक ही बात है। तो एक्स एक्सिस पे मैं लिखूंगा बेटा इनकम और वाई एक्सिस पे मैं लिखूंगा एग्रीगेट सप्लाई। गौर से देखना। तो पहले इनकम लिख लो, 0, 20, 40, 60, 80। इधर एग्रीगेट सप्लाई लिख लो, 0, 20, 40, 60, 80। ठीक है, तो जीरो इनकम पर जीरो एएस, तो जीरो पे जीरो। अगर 20 इनकम है तो सप्लाई भी 20। अगर 40 इनकम है तो सप्लाई भी 40। अगर 60 इनकम है तो सप्लाई भी 60। अगर 80 इनकम है तो सप्लाई भी 80। इसका मतलब जो इनकम की लाइन है वो इस 90 डिग्री के डायग्राम को बिल्कुल बीच से कट करेगी, और 90 डिग्री का आधा क्या हो गया? 45 डिग्री। इसलिए इनकम की लाइन हमेशा कितने डिग्री की बनती है? 45 डिग्री की। अभी किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन कि सर इनकम की लाइन 45 डिग्री की क्यों है? तो इसका आंसर हम वाइवा में क्या देंगे? और वाइवा में ना एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है बेटा ये, इनकम की लाइन 45 डिग्री की क्यों होती है? क्योंकि वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। एग्रीगेट सप्लाई और इनकम बराबर हैं तो आप सेम पॉइंट को डालोगे, सेम पॉइंट से डालोगे तो बेटा आपकी जो इनकम की लाइन बनेगी वो बिल्कुल मिड से 45 डिग्री की बनेगी। बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, और कोई डाउट? ये अभी यहीं तक रखते हैं, इसके क्वेश्चन मैं अभी आपको भेजे दे रहा हूं, उनको सॉल्व करना। ठीक है, यहां तक ही दूंगा बस। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम कहोगे यार ये तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन वो यहीं से होगा। कल मैं उनको डाउट क्लास में लूंगा पहले, तब हम आगे चलें। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बेटा कल। इतना समझ में नहीं आया है तो मैं वीडियो डाले दे रहा हूं, प्लीज एक बार जरूर देखना। ओके, अगर कोई पुराना कोई और चैप्टर का डाउट है तो पूछ लो। सर वीडियो डाल देना इसकी। हाँ अभी डाल रहा हूं बस। भाविका, आर यू देयर? नहीं है। और किसी को कोई डाउट? हूँ मैं।
मेरा माइक फ्रीज हो जाता है, फोन हैंग हो जाता है। ठीक है, आज जो क्वेश्चन भेजूं एग्रीगेट डिमांड के वो जरूर करना। ओके सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा कल।